नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में संजय राउत तो फंस चुके हैं क्योंकि पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत के ऊपर ईडी का शिकंजा कस रहा है और उनकी बीवी वर्षा राउत भी उसमें फंस चुकी हैं। शिवसेना के दूसरे कुछ नेताओं का भी नाम आ रहा है, लेकिन अब बारी शरद पवार की है। शरद पवार भी एक बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं और जिसकी जांच रिपोर्ट अब सामने आने वाली है। ईडी ने 1 साल पहले इस मामले की जांच शुरू की थी और अब धीरे धीरे उसकी परतें खुलने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शरद पवार, अजीत पवार और शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उनके एक भतीजे राजेंद्र पवार, उनके साथ साथ उनके पोते रोहित पवार, सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं कि सबको जेल जाने की स्थिति आ गई है। ईडी ने बहुत पहले से ही इन पूरे घोटाले की जांच अपने जिम्मे ली थी और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों की जो कारगुजारियां हैं अब सामने आने लगी है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ और वो घोटाला अब धीरे धीरे लोगों की नज़रों से गायब होता जा रहा है, क्योंकि 25,000 करोड़ के घोटाले में से करीब 1,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार, शरद पवार और उनके पूरे परिवार का हाथ है, ऐसा ईडी के रिपोर्ट में सामने आया था। ये बात जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की है वो जनवरी 2019 में इसके लिए पीआईएल दायर किया गया था। पीआईएल में कहा गया था कि ये बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें फंड की लेन देन हुई है, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक के पैसे को बिना कोलेट्रल के, बिना कोई जमानत के शुगर कंपनियों को दी गई है और उन शुगर कंपनियों को जो पैसे दिए गए हैं बाद में वही शुगर कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित करके सारा पैसा हड़प ली। उसमें महाराष्ट्र में जो शुगर कंपनियों का जाल बिछा है उसमें शरद पवार का परिवार किंग माना जाता है और इसी मामले में जांच हो रही थी, क्योंकि जनवरी 2019 में जब ये बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला गया तो उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की और अगस्त में उन्होंने जो बॉम्बे हाईकोर्ट का डिटेल रिपोर्ट जब इसकी आई, जांच किया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी और महाराष्ट्र की पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट ने इस पर एक मामला दर्ज किया। अगस्त महीने में वहां पर एक केस दर्ज किया गया और उसके बाद 1 महीने के अंदर ईडी के पास ये मामला पहुंचा, क्योंकि ये मामला इकोनॉमिक ऑफेंस का था। और जब ईडी के पास ये मामला पहुंचा तो ईडी ने तत्काल सितंबर महीने में, सितंबर 2019 में एक केस दर्ज किया और उस केस में 73 से ज़्यादा लोगों का नाम था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कुछ नेताओं का था। एनसीपी के नेताओं में अजीत पवार, जो उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब इन घोटाले हो रहे थे, 2007 से 11 के बीच की बात है, और उनके अलावा शरद पवार का नाम था। और शरद पवार और अजीत पवार के बाद अभी महाराष्ट्र में एनसीपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक जयंत पाटिल का भी इसमें नाम था। इन लोगों के अलावा कांग्रेस के 2 बड़े नेता और साथ साथ में शिवसेना के एक नेता का भी नाम इस केस में दर्ज किया गया था और इन लोगों के ऊपर जांच शुरू हुई थी। तो इस पूरे घोटाले में शरद पवार का नाम क्यों आया, अजीत पवार का नाम कैसे शामिल हुआ और ये 1,000 करोड़ रुपया जो लेन देन में गड़बड़ी हुई थी, जिसकी जांच शरद पवार के परिवार तक कैसे पहुंची, इसको समझने के लिए कोऑपरेटिव बैंक के एक कंपनी का जिक्र किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत कन्नड़ सहकारी शुगर फैक्ट्री एक थी जो दिवालिया होती जा रही थी, जो सिक इंडस्ट्री में शामिल कर दिया गया था। वो उस इंडस्ट्री का ऑक्शन होना था और उस ऑक्शन में जो गड़बड़ियां सामने आई है उसी से सबसे बड़ा तार जुड़ा है शरद पवार के पूरे परिवार के ऊपर, क्योंकि कन्नड़ कोऑपरेटिव शक्कर
कारखाना प्राइवेट लिमिटेड का जब ऑक्शन हुआ 2012 में, तो उस ऑक्शन में 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और 3 कंपनियों में एक कंपनी बारामती एग्रो थी। और बारामती एग्रो से शरद पवार के परिवार का कैसे कनेक्शन है उसकी जानकारी आगे मिलेगी। पहले ये देखते हैं कि इस ऑक्शन में गड़बड़ी कैसे हुई। जब ये ऑक्शन की गई तो उसमें 3 कंपनियां थी, उसमें एक बारामती एग्रो, दूसरा हाईटेक इंजीनियरिंग और तीसरी कंपनी समृद्धि शुगर प्राइवेट लिमिटेड थी। इन 3 कंपनियों ने ऑक्शन में हिस्सा लिया और आखिरकार तीनों में से हाईएस्ट बीडर बन के उभरी बारामती एग्रो। बारामती एग्रो जो शरद पवार के परिवार की कंपनी है, उसी को ये ऑक्शन में, इस नीलामी में कन्नड़ सहकारी कंपनी का जिम्मेदारी मिली और 50 करोड़ में उस कंपनी को बारामती एग्रो ने खरीद लिया। लेकिन इस बिड में, इस नीलामी में किस तरह से घपले किए गए उसकी जानकारी हाईटेक इंजीनियरिंग से मिली, क्योंकि हाईटेक इंजीनियरिंग जो कंपनी इसमें इस बिड में शामिल हुई थी, उसके खातों की जब जांच की गई तो बारामती एग्रो और हाईटेक इंजीनियरिंग के बीच के मिलीभगत का पता चला। जिस डिपॉजिट की बात की गई थी उस कंपनी के नीलामी के लिए 4.59 करोड़ रुपया यानी 4 करोड़ 59 लाख रुपए को डिपॉजिट करना था और उस डिपॉजिट के लिए हाईटेक कंपनी ने जिस पैसे का इस्तेमाल किया था उसका कनेक्शन भी बारामती एग्रो से कहीं न कहीं दिखाई पड़ने लगा। जब हाईटेक इंजीनियरिंग के जो अकाउंट्स की जांच हुई तो पता चला कि जब बिड होना था, नीलामी होनी थी, उससे 1 महीना पहले बारामती एग्रो ने 5 करोड़ रुपए हाईटेक इंजीनियरिंग के खाते में ट्रांसफर की थी और ये लोन नहीं था बल्कि इंटरेस्ट फ्री लोन था। और इस लोन का, इस इंटरेस्ट फ्री लोन का मायने जो था वो तब सामने आया जब नीलामी की बात सामने आई, क्योंकि उसी 5 करोड़ रुपए में से 4.59 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया था नीलामी के लिए हाईटेक इंजीनियरिंग ने। यानी कि 5 करोड़ रुपया जो उस कंपनी को बारामती एग्रो से दी गई थी वो इसी शर्त पे दी गई थी कि आप इस नीलामी में हिस्सा लो और आप अपना बिड कम करके रखना, ताकि हमारा बिड जब ज़्यादा होगा, नीलामी की रकम ज़्यादा होगी तो उसको खरीदने में आसानी होगी। यानी कि ये जो हाईटेक इंजीनियरिंग था वो फर्जी बिडर था और फर्जी बिडिंग के लिए उसको कितने पैसे दिए गए, वो थे 5 करोड़। लेकिन 5 करोड़ में से 4 करोड़ 59 लाख रुपया उस कंपनी ने डिपॉजिट में जमा कर दिया और 41 लाख रुपया उसे सिर्फ इसलिए दिया गया कि वो इस नीलामी में शामिल हो। आखिरकार 2012 में वो नीलामी हुई और उस कंपनी के सारे जो जिम्मेदारी थी वो 50 करोड़ रुपए में उस कंपनी को बारामती एग्रो ने खरीद लिया। और उसके बाद ये पता चला कि 1 साल के अंदर जो सिक इंडस्ट्री घोषित की जा चुकी थी, कन्नड़ सहकारी शक्कर कारखाना, उसी 50 करोड़ के में नीलामी की गई कंपनी के लिए 1 साल के अंदर 120 करोड़ रुपए का लोन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से लिया गया। यानी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने उस कंपनी को 120 करोड़ रुपए दिए जिसकी औकात 50 करोड़ की थी और जो कंपनी चल नहीं रही थी और जिस कंपनी के ऑक्शन होने की नौबत आ गई थी, यानी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद थी, जिसे दूसरे कंपनी ने खरीदा था और उसी कंपनी के नाम पर 50 करोड़ के नेटवर्थ वाली कंपनी को 120 करोड़ का लोन बिना किसी कोलेट्रल का दे दिया गया। यहीं से इस घोटाले की शुरुआत हुई, क्योंकि जब ये समझ में आया ईडी को तो इसकी जांच शुरू हुई कि आखिरकार बारामती एग्रो है क्या। बारामती एग्रो जो है वो शरद पवार के परिवार की कंपनी है। इसमें शेयर होल्डर जो हैं वो शरद पवार भी हैं, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार भी हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सीले भी हैं। इनके अलावा इस कंपनी में हिस्सेदारी शरद पवार के परिवार के दूसरे लोगों का भी है, जिसमें अजीत पवार भी हैं, राजेंद्र पवार भी हैं और उनके
यानी शरद पवार के पोते रोहित पवार जो MLA हैं NCP के, उनका भी नाम है। तो ये सारे लोगों का शेयर उस कंपनी में है और रोहित पवार इस कंपनी के CEO हैं। यानी पूरा घोटाला जो हुआ है बारामती एग्रो के माध्यम से, उसमें शरद पवार के पूरा परिवार है। और उस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि अजीत पवार उस समय महाराष्ट्र के डिप्टी CM ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी थे। और इसलिए ये सारा मामला जिस समय का है 2007 से 11 तक और 2012 में जो बिड हुई है, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आए हैं और बारामती एग्रो जो शरद पवार के परिवार की कंपनी है, उसके इसमें शामिल होने की सारी जानकारी ईडी के पास है। अब इसकी जांच यानी कि सितंबर 2019 से अब तक इसकी जांच हो रही थी। अब धीरे धीरे उसके पर्दे खुलने लगे हैं और जब ईडी ने उस कंपनी के खिलाफ और शरद पवार, अजीत पवार, रोहित पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया था, तो उस समय भी इन लोगों ने इसे राजनीतिक बदले की भावना कही थी, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी की थी और PIL के थ्रू बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज किया गया था। लेकिन फिर भी शरद पवार की पूरी पार्टी इसे राजनीतिक बदला बताकर इसे दबाने की कोशिश की। लेकिन अब उसकी परत खुल रही है और शरद पवार के पूरा परिवार एक बार फिर ईडी के शिकंजे में फंस गया है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि लोगों के जेल जाने की बारी आने वाली है। और फिर एक बार शुरू होगा महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर, जिसमें NCP के सारे नेता सामने आकर बोलेंगे कि ये सरकार के इशारों पे की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए की जा रही है। और वैसे ही स्थिति अब महाराष्ट्र में आने वाली है, जिससे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार पर संकट के बादल छा जाएंगे। तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।